मेरे प्रिय देशवासियों तथा बौद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरो ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति। ये समिति बहुत पुरानी है, लेकिन अब आए दिन ये समिति का नाम हर जगह पूरे देश में सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आंदोलन चल रहा है और बहुत से भिक्षु अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरकीब से बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बौद्ध भिक्षु उन्हीं में से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, भारत का प्रथम बौद्ध भिक्षु और बहुत ही उनको फेमस होने की जल्दबाजी पड़ी है, तो वो बौद्ध भिक्षु भारत का प्रथम होने का भी दावा ठोकने का प्रयास करते हैं और ये साबित करते हैं कि बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन कभी हुआ ही नहीं। 135 वर्ष की लड़ाई में सिर्फ 2 बार आंदोलन हुआ है। मैं इसी पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। पहला आंदोलन बताया जाता है कि अनागारिक धम्मपाल जी के द्वारा शुरू किया गया और उसको यह कह करके दबा दिया गया कि ये विदेशी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस आंदोलन में भी भारत के उस समय के जो भी जागरूक बौद्ध अनुयायी थे, उन्होंने साथ दिया था। दूसरा आंदोलन बताया गया कि 1991-92 में शुरू हुआ। उस आंदोलन का भी एक ही व्यक्ति को बताया जाता है, एक ही बौद्ध भिक्षु को श्रेय दिया जाता है, वो है भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साईं जी। और फिर कहा जाता है कि वो आंदोलन इसलिए दबाया गया कि वो जापान के हैं। तो मैं पहली बात तो जिन भिक्षुओं को पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मैं उनको यह अवगत कराना चाहता हूं कि वो आंदोलन अकेले सुरेश साईं भंते जी का नहीं था और वो आंदोलन भी सफल इसलिए हुआ था कि उस आंदोलन में उत्तरी भारत के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, हरियाणा के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु सम्मिलित थे और साथ दे रहे थे। भदंत आनंद देव कुकरगांव के थे, 105 साल के होकर के उनका परिनिर्वाण हुआ है। उन्होंने पूरा जीवन आंदोलन के नाम कर दिया। भदंत आनंद महाथेरो जी वर्तमान में अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शुरू से ही लड़ाई लड़ी जाती है, पूरा देश जानता है, लेकिन अभी चंद बौद्ध भिक्षुओं को पता नहीं है कि भंते आनंद ने भी कभी इसमें भूमिका निभाई थी या नहीं। तीसरे भदंत करुणाकर उत्तरी भारत के आते हैं। इन्होंने भी लड़ाई लड़ते समय अपना पूरा सहयोग किया। भिक्षु नाग घोष, भिक्षु मणिकीर्ति और भिक्षु शीलवंश और भदंत धम्मथिरो, ज्ञानदीप और भिक्षु प्रज्ञाशील जो वर्तमान में आकाश लामा जी के साथ आंदोलन में बैठे हैं। इसके साथ ही साथ भदंत हर्षबोधि जी महाराष्ट्र के हैं, एक प्रभावशाली चेहरा है। भिक्षु जगतानंद पंजाब के हैं और भिक्षु विशुद्धानंद, ये आपके विशुद्धानंद जी राजस्थान के थे, और भंते सत्यानंद अमरावती और भदंत सत्यानंद अपने बौद्ध गया, भंते आलोकदीप, भंते अमोल रतन जो हमारे बीच में नहीं है, भिक्षुणी दम्मदीना, बहुत सारे अभी अनगिनत ऐसे नाम हैं जो लेते लेते पूरा समय चला जाएगा। लेकिन आंदोलन में जिन भिक्षुओं ने सही माने भूमिका निभाई, उनका नाम और निशान नहीं है। अगर भंते सुरेश साईं जी को कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ने लड़ाई लड़ी, तो फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पहला आंदोलन बिक गया। तो इसका मतलब क्या कहा जाए, भंते सुरेश साईं जी बिक चुके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, देश के धर्म बंधुओं, मेरा मकसद किसी के ऊपर कुठाराघात शब्द बोलना नहीं है, लेकिन मुझे तो हंसी आती है जब पूरी जानकारी नहीं है आंदोलन की और लोग बस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और प्रथम भिक्षु बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उनसे यह पूछा जाए पहली बार कमेटी में कौन कौन मेंबर बना था, उनमें सबसे पहला नाम सुरेश साईं भंते जी का ही आता है, दूसरा नाम भदंत आनंद महाथेरो जी का, तीसरा नाम भदंत ज्ञानेश्वर कुशीनगर वालों का, और चौथा नाम भदंत प्रज्ञाशील जी का, जो आज भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये 4 मेंबर पहली बार बने।
3 साल की कमेटी के दौरान 96 में ये मेंबर बने, 96 से लेकर के 99 तक प्रज्ञा सिंह जी मेंबर रहे और मोंग की चीफ रहे और कार्यालय अधीक्षक रहे, अधीक्षक पद पर वहां पर थे। उसके बाद 99 से लेकर के 2002 तक ये सेक्रेटरी के पद पर आसीन हुए प्रज्ञा सिंह जी। अब कहते हैं पुराने आंदोलन से क्या देन हुई, कमेटी बन गई, मेंबर बढ़ गए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो जब ये बोध गया का विषय चला था, जब ये कानून बना था हमारे देश में उस समय पर 1949 का जो काला कानून है, जिसके संशोधन की मांग को लेकर, जिसके रद्द की मांग को लेकर के मैं स्वयं पूज्य भदंत प्रज्ञा सिंह जी के साथ में माननीय रामदास आठवले जी केंद्रीय राज्य मंत्री जी के सानिध्य में, उन्हीं के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनके से हमारी मुलाकात हुई, पी चिदम्बरम जी से हमारी मुलाकात हुई, स्पाइलस एंगमो जो मेंबर थी पहले अल्पसंख्यक आयोग की, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, उन्होंने समय समय पर आवाज उठाई। लामा छोसपेल जोतपा जी उन्होंने आवाज उठाई, लामा लोंगजांग जी उन्होंने आवाज उठाई। आप ये कह के छोड़ देना कि आंदोलन शुरू हुआ 2 बार हुआ, एक आंदोलन उसने, ऐसा नहीं है। आंदोलन में बहुत सारे लोग होते हैं। और आज अगर सुरेश साई जी का भी आंदोलन जो कहा जाता है कि अगर सक्सेस हुआ तो वो भी उत्तर भारत के लोगों की देन थी और महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा भूमिका रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र का कोई ऐसा जिला नहीं कि जिस जिले से आंदोलन के साथ लोग ना जुड़े हों, चाहे वो चंद्रपुर से लेकर के मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ। मैं महाराष्ट्र के कम से कम 35 जिलों में घूमा हूं और 35 जिलों में कोई ऐसा उपासक नहीं मिलेगा कि जिसने बुद्ध गया के आंदोलन में अपनी भूमिका ना निभाई हो। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जहां अपनी भूमिका निभाई वहीं पर उन्होंने साथ देने का वादा किया। आंदोलन के लिए भीड़ महाराष्ट्र की, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब से आती थी, लेकिन भोजन की व्यवस्था, सारा इंतजाम दिल्ली की जनता करती थी, दिल्ली के बौद्ध अनुयायी करते थे। इस दिल्ली ने 55 हजार पब्लिक को जो आंदोलन में भाग लेने के लिए आती थी उसको भोजन दान दिया है। अब 1991 के आंदोलन के बाद मुझे तो मेमोरियों पे हंसी आती है, लोगों की मेमोरी कितनी जल्दी भ्रष्ट हो जाती है। 1991 का आंदोलन आपको सबको पता है, 2005 का 25 फरवरी का आंदोलन किसी को पता नहीं है। 2005-25 फरवरी को जब हमने आंदोलन किया था, खुद सारी व्यवस्था मेरे द्वारा ही की गई थी, भोजन पानी और रहन सहन सारी व्यवस्थाएं। अम्बेडकर भवन पे पूरी जनता रुकी थी, उसके बाद जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था और जिसमें भारत के वर्तमान के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण गवई जी के पिताजी RS गवई साहब मौजूद थे, जोगिंदर कवाड़े जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, AR जोशी जी और उमेश सिंह जी, पूरा समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, दिल्ली के अंदर अन्य संगठन सभी ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया था और 2005 का हमारा आंदोलन बहुत सफल हुआ था। उसके बाद 2015 में 25, 26, 27 अप्रैल को जब हमारा आंदोलन हुआ, उस मंच पर 12 से 14 सांसद उस मंच पर आए और प्रज्ञाशील भंते जी उस समय हमारे साथी थे। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के प्रचार के कारण वहां पर लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। पूरे भोजन की व्यवस्था, पूरे रहन सहन की व्यवस्था, पूरे आंदोलन की व्यवस्था हमारे बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी और 3 दिन तक कार्यक्रम चला था। एक बात याद रहे कि अगर एक पत्थर का कोई टुकड़ा पड़ा है और उस पर 99 बार हम कर चुके हैं लेकिन वो नहीं टूटा, अगर कोई व्यक्ति आ जाए बलशाली टाइप का, अगर वो कहे कि ये तुमसे पत्थर नहीं टूटा, तो किसी ने कहा कि आप ही तोड़ दीजिए, और मान लिया एक व्यक्ति ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया, आप क्या कहेंगे? क्या पत्थर एक चोट में टूटा है या फिर उसके ऊपर 99 चोटों का असर था? 99 चोटों का पूरा पूरा असर था। पहले आंदोलनों से जो मिला, क्या मिला, जिस प्रकार की सिचुएशन थी, पूरा देश जानता है कि आज भी भारत में बौद्धों की संख्या कम है। और संख्या क्यों ना कम हो, गजट में लोग बुद्धिस्ट बनते ही नहीं है। लोगों को डरा दिया जाता है कि आपकी सुविधाएं कम कर दी जाएंगी। और मैं फिर कहता हूं कि पुराने आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हुए, और अगर आज के आंदोलन भी आपके सक्सेस हो रहे हैं,
या सफल होंगे मुझे तो लगा नहीं। जिस दिल्ली के राम जंतर मंतर के जिस दिल्ली में जंतर मंतर की पावन धरती पर 1 इंच जगह पैर रखने को नहीं थी, उस कार्यक्रम में करुणाशील भंते भी मौजूद थे। आज उसी जंतर मंतर के रोड पर 250 लोग, 200 लोग, 55 लोग, 50 लोग, 10 लोग इकट्ठे होते हैं। क्या देखने को मिल रहा है? मैं फिर कहता हूं कि मेरा समाज अभी इतना मजबूत और ज्यादा धनवान नहीं है कि आंदोलन आए दिन हो सके। मैं अच्छे से कह सकता हूं, याद रहे, मैं फिर से कहता आया हूं, पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पुराने आंदोलनकारियों को भुला करके आप सफल नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, पहले यह था कि स्ट्रीम मीडिया तो साथ आज भी नहीं देता, लेकिन हमारा सोशल मीडिया नहीं था। कोई बात नहीं, हम आज फिर कहते हैं कि एक दिन चुन लो, पूरे देश के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक सभी संगठन मिलकर एक दिन तैयारी करो और एक दिन आंदोलन हो और लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हों, तब जाकर के आंदोलन के लिए सरकार सोचेगी, विचार करेगी। हम किसानों से ज्यादा मजबूत नहीं है। 700 किसान मर गए, 700 किसान शहीद हो गए, सॉरी, उसके बाद भी सरकार नहीं झुकी। एनआरसी में कितने लोग मरे, नोटबंदियों में कितने लोग मरे, कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन सरकार ने उन बातों को माना क्या? मैं सिर्फ अपने समाज से अपील करता हूं, हमें कोर्ट पर भी न्याय के ऊपर विश्वास है। कोर्ट में चल रहा है जो भी चल रहा है, पिटीशन चल रही है, हमने आंदोलन किए हैं और फिर हम कहते हैं कि आंदोलन पुरानी समितियां ही लड़ेंगी जैसे पहले समिति ने लड़ा था। और याद रखें पूरे महाराष्ट्र के लोग और पूरे देश के लोग, आज आप भावनाओं में बहकर धन से मत लुट जाना। आने वाले समय में कहीं तो फिर आप अपने आप को ठगा महसूस करोगे। उनसे पूछो कि तुम्हारे पूरा आंदोलनकारी कहां है। अकेले सुरेश साईं जी ने कार्यक्रम कर लिया आंदोलन का, और फिर वही आंदोलन बिक गया, और फिर उसी सुरेश साईं जी का नाम बार बार लिया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो। जो सही में आंदोलन चला रहे हैं उनसे बात करो। टुकड़े हो चुके हैं तो उनसे आप सवाल कीजिए कि जब आप पहले एक थे तो हम तुम्हारे साथ थे, आज तुम टुकड़ों में बट चुके हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। पहले आप तीनों एक हो जाओ, चारों एक हो जाओ, 5 एक हो जाओ, जितने भी तुम्हारे संगठन है पहले एक हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा महाराष्ट्र भी कमाल का है। जो बाबा साहब के नाम पर कटोरा लेके पहुंच गया, जो बाबा साहब के नाम पर आंसू निकाल करके पहुंच गया, उसी के बहकाव में आ जाता है। आज महाराष्ट्र का कोई उपासक ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ ये आंदोलन हुआ था 2015 में। क्यों? स्वाभाविक है, 10 साल हो चुके और उस समय हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि जो आंदोलन के नाम पर पूरे देश में ठग विद्या चल रही है उससे सावधान रहें और उनसे पूछें कि आपके जो पहले आंदोलन 2015 में हुआ है, 2005 में हुआ है, और अगर साईं जी ने अकेले नहीं आंदोलन किया तो पहली बार जो सदस्य बने वो कौन कौन थे और कहां से बने थे, पूछना चाहिए आपको। दूसरी बात, अब सवाल रहा, पहली कमेटी ने भ्रष्टाचार रोका था, वहां के जो पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं, उनके खिलाफ जांच बिठवाई थी, उनको जेल पहुंचाने का काम किया था और 1-1 रुपए का हमारी कमेटी ने हिसाब दिया था। लुम्बिनी गेस्ट हाउस का निर्माण किया और 25 कमरों का निर्माण किया, सामने रिसेप्शन है उसका निर्माण किया, सौंदर्यकरण किया और कर्मचारियों की बढ़ोतरी की ताकि बोध गया के टेंपल का, मेन टेंपल का और भी अच्छे से रख रखाव किया जा सके। लेकिन अफसोस है कि एक आदमी को श्रेय देना, मैं ये नहीं कहता कि कोई मेरा नाम ले, मैं तो 2002 में भिक्षु बना और 2005 में मैंने पहला आंदोलन देखा, लेकिन हमारे पहले आंदोलन में 1991-92 में राहुल नागपाल जी खुद भिक्षु बनकर के, श्रामनेर बनकर के उस आंदोलन में गए,
शशि भूषण खुद श्रामदेव बन करके गए। उस आंदोलन में न जाने कितने हमारे समाज के युवा बच्चे उस समय के श्रामदेव बन करके आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। बोट क्लब पर 18 महीने आंदोलन चला। अगर हम ये कह दें कि हमारा समाज सोया हुआ है तो इतने बड़े बड़े आंदोलन कैसे हो गए, इतने बड़े बड़े बुद्धिवार कैसे बन गए? आज हमारे पूरे देश के बौद्ध भिक्षुओं का लालन पालन पोषण, चीवर से लेकर के भोजन दान से लेकर के दवाई गोली से लेकर के रहन सहन की व्यवस्था से लेकर के जाने आने की व्यवस्था को कौन संभाल रहा है? ये हमारे बौद्ध उपासक संभाल रहे हैं। और हमारे उपासकों का दान दुरुपयोग हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि दान देने से पहले विचार करो और सोचो और कहो कि आप आपस में बढ़ चुके हो, पहले एक हो जाओ और एक होकर के लड़ाई लड़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, एक संगठन के साथ, हम आपके नहीं हैं। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि 2005 के आंदोलन को भी याद किया करें उपासक लोग, और 2015 के आंदोलन को भी याद किया करें। और जो यानी 135 साल के दौरान अन्ना गारिक जी का आंदोलन ना होता तो 1992 वाला नहीं होता, और 92 वाला नहीं होता तो 2005 वाला नहीं होता, और 2005 वाला नहीं होता 2007 वाला नहीं होता, 2007 वाला नहीं होता 2009 वाला नहीं होता, और 2015 वाला तो होता ही नहीं। इसलिए सभी आंदोलनकारियों का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने पहले बढ़ चढ़ करके तन से, मन से, धन से सहयोग किया था। और हम आप सभी को आश्वासन देते हैं, आगामी भविष्य में पुरानी संस्था द्वारा ही बुद्धगया की लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ी जाएगी, और उसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले भविष्य में हम भी कोई तैयारी जरूर करेंगे भिक्षु महासंघ के तत्वाधान में। जैसे पहले लड़ाई हुई थी बौद्ध भिक्षु यानी बुद्धगया मुक्ति आंदोलन को लेकर के, ठीक उसी प्रकार से हम दोबारा से पुनः फिर से आंदोलन तेज करेंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।